नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के मद्देनज़र एक नए जोड़े गए टॉपिक बीमा और बैंकिंग में बैंकिंग से संबंधित जो सामान्य जानकारी और परीक्षा संबंधित जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बैंक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में रुपए जमा कराने और बैंक से वापस निकालने की प्रक्रिया आती है। दोस्तों, बैंक क्या है? बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करती है और जनता को ऋण देने का काम करती है। यानी जब किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा हो रखा हो तो वह उसको बैंक में जमा करा देता है। इसी प्रकार यदि उसे किसी कार्य की जरूरत है तो वह कुछ ब्याज के रूप में देकर ऋण बैंक से ले सकता है। दोस्तों, ये बैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले बैंकिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हुई थी इटली में। इटली के जेनोवा में 1406 में पहला बैंक स्थापित हुआ था और इसका नाम बैंको दी सेन जियोर्जियो सेंट जॉर्ज बैंक था। यानी कि अपने विश्व आधुनिक जो बैंकिंग है उसमें विश्व में पहला बैंक है वो इटली के जेनोवा में स्थापित हुआ था। दोस्तों, बैंक शब्द है वो बैंको से बना है, BANCO से, और यह है एक इटालियन शब्द है, यानी इटली का शब्द है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बैंकिंग व्यवस्था अभी आधुनिक 1400 से शुरू हुई है। इससे पहले भी, ईसा से 2000 वर्ष पहले भी राशि उधार लेने और देने की प्रथा प्रचलित थी। और जो मनुस्मृति ग्रंथ है, हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी ब्याज के बदले राशि उधार देने का पर्याप्त संकेत मिलता है। और इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया है कि प्राचीन काल में साहूकारी प्रथा वो प्रचलित थी। दोस्तों, जो भारत की बैंकिंग व्यवस्था है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में हम सबसे पहले जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था थी, कैसे थी, कि क्या क्या उसमें कानून थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों का हमारे देश पर राज कायम था, तो उसी हिसाब से बैंकिंग प्रणाली भी व्यवस्थित थी। दोस्तों, भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्गम अंग्रेज ही लेकर आए थे और उन्होंने 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के तहत प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था उसके तहत 3 बैंक स्थापित की गई थी और 1935 में इन प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक एक नया बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में कौन सा बैंक बना था दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक बना था, जो अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। दोस्तों, जो भारत के स्वामी किसी भी भारतीय की स्वामित्व वाली पहली बैंक थी वो 1865 में स्थापित हुई थी और उस बैंक का नाम था इलाहाबाद बैंक। यानी किसी भारतीय की स्वामित्व वाली पहली बैंक कौन सी थी, यह क्वेश्चन यदि परीक्षा में आए तो यह होगा इलाहाबाद। इसके पश्चात दोस्तों 1895 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था। भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरबीआई की स्थापना कौन से कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, तो यह है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और कब स्थापित हुई थी? 1935 में। दोस्तों, आरबीआई के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, स्वतंत्रता चरण के बाद यानी 1947 से अब तक जो भारतीय बैंक है उसके बारे में क्या क्या कानून बने हैं और किस प्रकार व्यवस्थित रूप से बैंकिंग प्रणाली अपने देश में कायम है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके पश्चात 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1935 में 3 बैंकों को मिलाकर,
उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। दोस्तों, जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार उस समय एक कानून लेकर आई थी और उस कानून का नाम रखा गया था 1949 बैंकिंग विनिमय अधिनियम, जिसे लागू कब किया गया था? 16 मार्च 1949 से। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है वह कौन से कानून से विनियमित या नियंत्रित होती है? तो वह है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। और कब लागू हुआ था? 16 मार्च 1949 से। और दोस्तों, 1 मार्च 1966 से इस कानून में थोड़ा बदलाव किया गया और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में इसको बदल दिया गया। साथ ही ये 1956 से जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गया। अब दोस्तों, जो बैंकों की राष्ट्रीयकरण अवधि शुरू हुई थी, राष्ट्रीयकरण का मतलब है ये जो स्वतंत्रता से पूर्व जितनी भी बैंक थी वह निजी क्षेत्र में कार्य कर रही थी, यानी ये किसी ना किसी एक व्यक्ति के मालिकाना हक की थी, यानी उन पर सरकार का कोई हक नहीं था। तो सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिससे इन बैंकों का सरकार अपने अधीन नियंत्रण कर सके और इसको कहा गया राष्ट्रीयकरण अवधि। दोस्तों, 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंक, जो उस समय की प्रमुख 14 निजी बैंक थी, उनका राष्ट्रीयकरण यानी सरकारीकरण कर दिया, जिनकी जमा पूंजी लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित हुई, लेकिन फिर भी समाज का जो ग्रामीण इलाका था, कमजोर वर्ग था और कृषि से जुड़े हुए जो तबका था, उसको अभी भी बैंकिंग की सुविधा नहीं मिली, यानी वह बैंकों से अभी भी दूर ही था। तो इन मुद्दों को हल करने के लिए 1974 में एक समिति बनाई गई, नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि किस समिति की स्थापना पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो यह समिति है नरसिम्हन समिति और 1974 में इस समिति को ये जो ग्रामीण और कमजोर वर्ग और कृषि वर्ग है, इस सिस्टम में बैंकों को जोड़ने के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया था। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यानी ग्रामीण बैंकिंग की स्थापना है वो मुख्य रूप से 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और वर्ष 1980 में 6 और बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत किया गया था, यानी जो उस क्षेत्र की निजी, उस समय की जो निजी बैंकें थी 1980 के दशक में, उनमें से 6 और बैंकों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया। इसके पश्चात दोस्तों आता है कि ये जो बैंक होते हैं, जो जिस कानून के तहत बने हुए हैं, तो उस कानून के तहत इनका क्या प्रकार है, वो कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, तो इसको लेकर 2 समूहों में इसको बांटा गया है। यानी इसमें जो 2 समूह है वह आरबीआई अधिनियम के तहत बंटे हुए हैं। एक आता है इसमें अनुसूचित और एक आता है गैर अनुसूचित बैंक। यानी पहला है वह है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची, यानी आरबीआई अधिनियम की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है। तो जो द्वितीय अनुसूची है वह क्या है और इसके क्या फायदे हैं, तो यह भी आगे इसकी जानकारी है। और जो बाकी द्वितीय अनुसूची में नहीं आती है वह गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? इनको आरबीआई से बैंक दर पर, यानी जो बैंक दर वर्तमान में चल रही होती है उसी के हिसाब से इनको लोन मिल जाता है। इन बैंकों की भुगतान पूंजी और एकत्रित पूंजी है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होती है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक शामिल है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से दिन प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति है। यानी कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं, ये बैंक आरबीआई में जो अपने पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनको जमा भी करवा सकते हैं, यानी ये आरबीआई को वापस ऋण भी दे देते हैं और इसके बदले में इनको ब्याज, जमाओं पर ब्याज मिल जाता है। और जब ये उधार लेते हैं आरबीआई से तो इसके लिए इनको मामूली बैंक दर पर ऋण भी मिल जाता है। इसके अलावा गैर अनुसूचित बैंक भी होते हैं,
तो गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में अभी अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो अभी अपन ने अनुसूचित बैंकों के बारे में चर्चा की थी, तो अनुसूचित बैंक कितने प्रकार के होते हैं यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं दोस्तों? आपको मैंने बताया था कि जो आरबीआई अधिनियम 1934 है, उसकी जो द्वितीय अनुसूची है, उसमें जो बैंक शामिल है उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अनुसूचित बैंकों के प्रकार, तो पहला प्रकार है व्यवसायिक या वाणिज्यिक बैंक। ये आमतौर पर लाभ कमाने वाले बैंक होते हैं, यानी एक कमर्शियल बैंक है, और इनका मुख्य कार्य क्या है? जमाओं को स्वीकार करना और जनता और सरकार को ऋण देना है। तो ये न केवल जनता को ऋण देती है बल्कि सरकार को भी ऋण देती है। दूसरा जो प्रकार है वह सार्वजनिक बैंक। सरकार इन बैंकों में अधिकांश हिस्सेदारी रखती है, यानी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी वो सार्वजनिक बैंकों में किसकी होती है? सरकार की होती है। तीसरा प्रकार जो है वह है निजी बैंक, और इनका पूर्ण रूप से स्वामित्व किसके हाथों में होता है? यानी 50% से जो अधिक स्वामित्व है वह निजी शेयरों के रूप में या निजी स्वामित्व के रूप में होता है, ना कि सरकार के पास होता है। विदेशी बैंक, जिनका मुख्यालय अपने देश से बाहर हो, यानी वो रजिस्टर्ड कार्यालय अपने देश से बाहर दूसरे देश में हो, वह विदेशी बैंक कहलाते हैं। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वे बैंक जो मुख्य रूप से छोटे उद्यमों, मजदूरों, सीमांत किसानों और अधिक जैसे समाज के कमजोर वर्ग का समर्थन करने के लिए स्थापित की गई है। तो ये 5 प्रकार के अनुसूचित बैंक हैं, और इन बैंकों से अलग अलग क्षेत्र में ऋण दिए जाते हैं, और ये सभी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। अब आते हैं दोस्तों गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंकों में कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल किया जाता है, जो कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर फैले हुए होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? इसके बारे में जरूर बताना। धन्यवाद। शुभ दिन।